आप सभी का फिर से फार्मा वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन और आज हम पढ़ेंगे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की एक दूसरी बीमारी जिसका नाम है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CHF। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ CHF यानी कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि हमारी जो CHF है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो CHF का दूसरा नाम हम नॉर्मल भाषा में बोला जाता है हार्ट फेलियर, जिसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि जो भी हमारा हार्ट है वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो यानी कि बॉडी के अकॉर्डिंग डिमांड वो हमारा ब्लड पंप नहीं कर पाता है, उसे बोला जाता है हार्ट फेलियर। अब बॉडी को जो ब्लड पंप करता है वो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक एक डिसफंक्शन की वजह से होता है, जो कि हार्ट फेलियर होता है। अब सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है क्या। तो सिस्टोलिक का मतलब होता है जो हमारा हार्ट है, जो भी वो मैक्सिमम प्रेशर लगाता है पूरी होल बॉडी में एक ब्लड पंप करने के लिए, तो वो जो प्रेशर होता है उसको बोला जाता है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक होता है जो मिनिमम प्रेशर होता है, जो अपना वो लोड करने के लिए, जैसे आफ्टर लोड बोलते हैं, तो अपने अंदर ब्लड लोड करने के लिए जितना प्रेशर लगाता है उसको बोला जाता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हार्ट फेलियर के अंदर आते हैं। जब ये दोनों फंक्शन आपस में बिगड़ जाएं तो उसको बोला जाता है हार्ट फेलियर यानी कि CHF, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। अब आता है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि पैथोफिजियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है जो भी एक डिजीज है वो हमारी बॉडी में जाके क्या रोल निभा रही है, या फिर वो हमारी बॉडी में जाके कौन सा ऑर्गन डैमेज कर रही है, किस वजह से कर रही है, किस तरीके से, मतलब एक तरह से ये लगा लो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज जो होता है वो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो होगी हमारी जो भी एक तरह से हमारा हार्ट की जो एक काम होता है उसको फंक्शन को डिसबैलेंस करना, यानी कि आफ्टर लोड, प्री लोड, लॉस ऑफ मसल्स, तो पेरिफेरल डिमांड, एक्सेसिव पेरिफेरल डिमांड, जिसका मतलब होता है कि बॉडी को जितने ब्लड की जरूरत है हम उतना पंप नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा हार्ट उतना पंप नहीं कर पा रहा है। तो ये तो जो बीमारी होती है तो होती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर। अब आता है इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स को सबसे पहले, सिम्टम्स क्या होते हैं, जो सिम्टम्स और साइन में से लास्ट टाइम मैंने डिफरेंस बताया था कि सिम्टम्स होते हैं जो मरीज बताए और साइन होते हैं जो हम देख के समझ जाएं। जैसे साइन में होता है हेयर फॉल्स हो रहे हैं, स्किन डिजीज हो रही है, जो कुछ भी होता है जो हम देख लें। और सिम्टम्स वो होते हैं जैसे स्टोमक में दर्द है, हेडेक है, चक्कर आ रहे हैं, फीवर सा फील हो रहा है, सिकनेस फील हो रही है, तो ये सब होते हैं सिम्टम्स। तो नॉर्मली साइन एंड सिम्टम्स लिखा जाता है, ये एक तरह का डिफरेंस है। अगर आपको कहीं लगता है कि MCQs वगैरह में आ जाए कि साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस क्या है या फिर सेम है, यस और नो, उसके लिए बता दिया है। तो पहला आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत आना। फैटिग्यू, फैटिग्यू का मतलब होता है मोटापा। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। रैपिड और इरेगुलर हार्टबीट का मतलब होता है पल्स रेट में ऊपर नीचे यानी कि बढ़ जाना या घट जाना। कफिंग और वीजिंग का मतलब होता है खांसी। इंक्रीज्ड यूरिनेशन का मतलब होता है यूरिन बार बार आना। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग का मतलब होता है कंफ्यूजननेस, एक जगह मन ना लगना। वेट गेन का मतलब होता है ओवर, जैसे किसी को हाइपरलिप कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जो होती है वो वेट गेन। तो सबसे पहले आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है सांस लेने में दिक्कत आना। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, हार्ट फेलियर है। और हार्ट फेलियर की वजह से क्या होता है, BP कभी कभी हाई भी होता है, लो भी होता है, जिसकी वजह से हेजिटेशन यानी कि घबराहट होती है, और जिसकी वजह से हमारी पल्मोनरी जो आर्टरीज है वो डिसफंक्शन करने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कतें आने लगती है। फैटिग्यू, जाहिर सी बात है जब हमारा हार्ट ठीक नहीं होगा, लंग्स ठीक नहीं होंगे, तो फैटिग्यू, फैटिग्यू का मतलब होता है ओवर टायर्ड यानी कि थकान आना, हद से ज्यादा थकान, कि पता नहीं कितना काम कर लिया हमने, तो वो तो होता है फैटिग्यू। स्वेलिंग का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई ऑर्गन फेल होता है तो कहीं ना कहीं एक स्वेलिंग होती है, जैसे CHF। इसका एक मेन कारण होता है जो लेफ्ट साइड का शोल्डर होता है उसमें पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है।
अगला आता है रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट। इसका मतलब है हमारी दिल में की जो धड़कन होती है, हमारी पल्स रेट, हमारा बीपी, वो हमेशा इरेगुलर, इरेगुलर मतलब नॉर्मल नहीं रहता है, या तो वो हाई मिलेगा या लो मिलेगा, ज्यादातर हाई मिलता है। अगला आता है कफिंग और वीजिंग। कफिंग का मतलब हमको सबको पता है खांसी, और वीजिंग का मतलब होता है कि जब सांस लेने में आवाजें आना, जैसे छोटे बच्चों को भी नमूनिया हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, सांस लेने में इसे बोलते हैं एक झंझराहट की आवाज आती है, उसे बोला जाता है वीजिंग। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज्ड यूरिनेशन। तो इंक्रीज्ड यूरिनेशन का मतलब होता है कि यूरिन एक्सेसिव लेवल में पास हो रहा है, यानी कि बार बार जाना पड़ रहा है मरीज को। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग का मतलब होता है कंफ्यूजन सा बना रहना, किसी भी एक काम में मन न लगना। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वहां से हटके मतलब एक तरह से दर्द हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है, वहां पे ध्यान भटकना एक तरह से। अगला आता है वेट गेन। वेट गेन का मतलब होता है वजन बढ़ना। ये सब सारी दिक्कतें होंगी तो वजन बढ़ना भी एक तरह का सिम्टम्स है हमारा। अगला आता है ट्रीटमेंट ऑफ CHF। तो ट्रीटमेंट ऑफ CHF का मतलब होता है कि CHF को हम ठीक कैसे करेंगे, उसकी गोल्स ऑफ थेरेपीज क्या है। तो गोल्स ऑफ थेरेपीज का मतलब होता है कि उसको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, या फिर उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, या फिर उसकी नॉलेजेबल की अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना। तो ट्रीटमेंट होता है हमारा बेसिकली टू टाइप्स का। पहला होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसको मेजर्स भी बोला जाता है और मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है बिना किसी दवाई के इलाज, जैसे रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट मेंटेन, साल्ट रेस्ट्रिक्शन यानी कि नमक कम खाना, एडवाइजेबल इन ऑल ग्रेड्स ऑफ CHF। इसका मतलब होता है कि जो तुम्हारा डाइटिशियन है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल जो भी कुछ है, उसकी एक एडवाइस को फॉलो करना। जो कुछ वो बता रहा है, लिमिट्स बता रहा है, प्रिकॉशन लेने के लिए बता रहा है, जो भी खाने के लिए बता रहा है, डाइट बता रहा है, तो जो भी तुम्हारा वो हेल्थ केयर, एक तरह से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको फॉलो करना बिना किसी दवाई के। तो उसको बोला जाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स या फिर मेजर्स। अगला आता है जो सेकंड टाइप होता है, वो होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसको नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी बोल देते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल का मतलब क्या है, फार्माकोलॉजिकल के स्टार्टिंग में नॉन लगा देते हैं तो वो बन जाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसका मतलब है बिना किसी दवाई के इलाज। और अगला आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो कि जिसके अंदर हमारी जितनी भी सारी मेडिसिन हैं, उसकी क्लासेस हैं, उसकी डोज, उसके साइड इफेक्ट, उसके जितने भी एडवर्स इफेक्ट, ADRs वगैरह होते हैं, वो सारा जो कुछ आता है, वो सारा आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या आता है इस केस में, सबसे पहले आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में CHF के केस में डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स का मेन काम क्या है, सबसे पहले डायरेटिक्स कहीं भी चलाई जाए, उसका मोड ऑफ एक्शन होता है इंक्रीज यूरिनेशन। इसका मतलब होता है जो एक्स्ट्रा सोडियम इनटेक होता है, फ्लूइड इनटेक होता है आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको आराम से एक्सेसिव करना, यानी कि तुम्हारी बॉडी से किडनी के थ्रू बाहर करना। तो इसका एम होता है डिक्रीज प्रीलोड एंड इंप्रूव वेंट्रिकुलर एफिकेसी, रेड्यूसिंग सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। सर्कुलेटिंग वॉल्यूम का यहाँ पे मतलब है जो मैंने अभी बताया कि सोडियम इनटेक और एक्स्ट्रा फ्लूइड इनटेक, उसको मेंटेन करना। अब आता है कि डायरेटिक कौन कौन सी यूज होती है। तो हमारे यहाँ नॉर्मल बेसिकली चलती है फ्रूसामाइड और तुम्हारा ब्यूमेटेनाइड। तो जो भी डायरेटिक है, एक चलता है थाइजाइड, जिसको हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड डायरेटिक भी बोला जाता है। तो इन डायरेटिक्स का मेन हमारा पर्पस क्या है, इन डायरेटिक का मेन पर्पस है हमारी किडनी के अंदर एक तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिसकी वजह से हमें जो फ्लूइड है वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के जो एक लक्षण है, उसका मतलब होता है कि यूरिन पास होने वाला है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि किडनी पे एक तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है फ्लूइड का, जिसकी वजह से वो यूरिन पास करे। ठीक है, तो अब आता है हमारा कि अब हमने डायरेटिक तो खा ली,
अब कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर ने बताया एक बार और हमने खा ली 2 बार, तो उसकी ओवरडोज के क्या एडवर्स इफेक्ट है, अब उसके बारे में जानो। तो सबसे पहले आता है हाइपोकेलीमिया। हाइपोकेलीमिया यानी कि के, इसमें आया है के का मतलब होता है पोटेशियम, और हाइपो का मतलब होता है कम। तो हाइपोकेलीमिया का मतलब है लो लेवल ऑफ पोटेशियम, कहाँ पे, हमारे ब्लड के अंदर। तो हाइपोकेलीमिया हो गया लो लेवल ऑफ पोटेशियम, इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा डाययूरेटिक की अगर हम डोज खाते हैं तो फ्लूइड बाहर होगा, फ्लूइड बाहर होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर होंगे, और हमारा पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट्स का ही पार्ट है, तो इसलिए वो हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। सेकेंड होता है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की यानी कि बाई कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि फ्लूइड सारा बाहर जा रहा है, बचा क्या, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स। अब जाहिर सी बात है जब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ेंगे तो एल्कलोसिस की कंडीशन बनेगी। ठीक है। अगला आता है कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, जो अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे कैसे इम्बेलेंस होगा। नेक्स्ट आता है सीवीएस कॉम्प्लिकेशंस। सीवीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर फ्लूइड बाहर जाएगा तो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, और रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो साल्ट और फ्लूइड रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की मात्रा कम हुई है वो धीरे धीरे रीएब्जॉर्प्शन होती रहेगी। ठीक है। अब आता है अगला हमारे पास वैसोडाइलेटर्स। तो वैसोडाइलेटर्स होता क्या है? अब वैसोडाइलेटर्स क्लास में ही छुपा रहता है उसका इलाज। जैसे वैसोडाइलेटर्स यानी कि वैसो कंस्ट्रक्शंस, वैसो कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स। किसकी मसल्स? कौन सा ऑर्गन हमारा खराब हो रहा है? हार्ट। तो जो हमारी हार्ट की मसल्स है उसकी वैसो कंस्ट्रक्शन को रिलैक्स कराना, उसकी मसल्स को स्मूथली वर्क कराना, स्मूथली फंक्शन कराना। तो हमारे जो वैसोडाइलेटर है उसका काम होता है जो हमारा हार्ट की मसल्स है जो अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रही है, उसको क्या कराना है, नॉर्मल तरीके से उसका फंक्शन सही कराना है, उसको रिलैक्स फील कराना है, उसका जो काम है, उसका जो लोड है उसको कम करना है। तो ये नॉर्मल से हैं। जैसे वेनोडाइलेटर्स होते हैं, रेड्यूस प्रीलोड, मिक्स डायलेटर्स, इनका मतलब ये है कि जो भी आफ्टर लोड प्रीलोड चल रहा है मसल्स के अकॉर्डिंग या फंक्शन चल रहे हैं मसल्स के, उसको सही तरीके से कराना। अगला आता है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। सबसे बड़ी दवाई जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के हर एक डिजीज में चलती है वो होती है बीटा ब्लॉकर्स। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स का काम होता है बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कराना, और बीटा रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर है। बीटा रिसेप्टर होता कहाँ होता है? हार्ट की बात कर रहे हो तो हार्ट में। तो बीटा रिसेप्टर एक हमारा ऐसा रिसेप्टर है जो हमारा किसी भी एक मसल्स होती है, कार्डियक चैम्बर होते हैं, उसको डिसबैलेंस कर देता है, उसका फंक्शन को एबनॉर्मल कर देता है। तो बीटा ब्लॉकर का काम होता है, उसका मोड ऑफ एक्शन होता है, सिंपल सी बात है, अगर मोड ऑफ एक्शन लिखना है तो जाहिर ये लिख सकते हैं कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, लेकिन यहाँ पे उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? सिंपैथेटिक न्यूरोहॉर्मल एक्टिविटी। सिंपैथेटिक न्यूरोहॉर्मल एक्टिविटी यानी कि जो हमारा हार्ट फेल हुआ है और जो उसकी मिनिमाइज एबनॉर्मेलिटीज चल रही हैं, जैसे चेंजेस ऑफ कार्डियक मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, उसको सही करना, यानी कि अपने चैनल को तो वो ब्लॉक करेगा करेगा। जो भी हार्ट फेलियर के दौरान पे उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं, मसल्स में चेंजेस आए हैं, या बीटा रिसेप्टर में चेंजेस आए हैं, उसको सही तरीके से करना, उसको एक्सेसिव में ना करे, मिनिमाइज कर दे। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो भी हार्ट एक हमारा डिसबैलेंस हुई है, स्मूथ मसल से डिसबैलेंस हुई है, वो हमारी ठीक हो जाएगी। तो बेसिकली तो बीटा ब्लॉकर्स चलती हैं एटिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल। एटिनोलॉल जो कि एम्लोकाइन 80 के नाम से भी आती है मार्केट में। तो अब यहाँ पे लिखा है कार्वेडियोल और बिसोप्रोलोल, तो बेसिकली सब सेम है। अब क्या होता है, अभी तो आपको ये क्लासेस और ड्रग्स समझ में आ रही होगी, ये वो याद नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हमारा चैप्टर धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन इसका खत्म होता है, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे ड्रग्स का और क्लास का। उसमें क्या होगा कि सारी ड्रग्स की क्लास होंगी और उसकी दो दो तीन तीन ड्रग्स लिखी होगी, और ये भी पता होगा उसमें
कि किस बीमारी में कौन सी ड्रग्स, कौन सी क्लास चल रही है। तो ये सब होगा जब हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में हम एक टेबल बनवाएंगे जिसमें का एक नोट्स आपका प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई चलाते हैं। जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, सीएचएफ, एमआई और एंजाइना, सारी बीमारी लगभग मिलती जुलती हैं, लेकिन है नहीं, इसमें डिफरेंस होता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे डिफरेंस भी मेंटेन करते रहेंगे, और उसकी जो ड्रग्स हैं उसके बारे में भी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो जब भी हमारा कोई भी टॉपिक जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है ये खत्म होगा, तो हम एक टेबल तैयार करेंगे जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज होंगे। अब एमसीक्यूज का रोल क्या है, जैसे अब एक्सेड एग्जाम आ रहे हैं, डिप्लोमा का जो भी पास आउट है, बैच पूरा हो चुका है, उसका एक्सेड एग्जाम आएगा। तो उसका एक्सेड एग्जाम को प्रिपरेशन में उसमें जो हम 100 उसका एक क्राइटेरिया देंगे, उसमें काम आएगा। 100 इसलिए क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर के 100, फिर आगे जैसे जैसे डिसऑर्डर्स बढ़ते रहेंगे उसके 100 ऐसे करते धीरे 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 एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जितना भी हमारा सिलेबस है वो भी कवर होगा, टॉपिक्स भी कवर होंगे, थ्योरेटिकल भी कवर होगा। और बीच बीच में मैं आपको एक काउंसलिंग बेस, जैसे काउंसलिंग बेस क्वेश्चंस होते हैं कि काउंसलिंग में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट्स में क्या करते हैं, केस स्टडी में क्या करते हैं, उसके बारे में बताना। तो ये था हमारा आज का सेशन सीएचएफ। तो आज का सेशन होता है खत्म, मिलते हैं अगले सेशन में एक नई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के साथ, नई क्लासेस के साथ, और एक नए मोटिवेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, एंड जो भी आपको लगता है कि इसमें ये रह गया है या आपको समझने से रह गया, तो आप नॉर्मल सा आप कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट सेशन में हम उसे और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।